नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हो रही है शिया वर्सेस सुन्नी की, जिसकी जंग या जिसकी आग पूरी दुनिया को एक तरह से झुलसाने पर आमादा नजर आती है। और ऐसे में मुस्लिमों के उम्मा या मुस्लिमों के रहनुमा कहने वाले खुद को पाकिस्तान की टेंशन इस बीच बढ़ चुकी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग पाकिस्तान पहले ही वहां पर झुलस रहा था, अब तो उसके जलने की भी नौबत आ गई है। इस तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है खुद पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर की बेलगाम जुबान ने। आखिर ऐसा क्या हुआ जब यहां पर हालात बिगड़ते नजर आते हैं, बताएंगे आपको। पाकिस्तान की बढ़ती मुसीबत की बात कर ली जाए और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका और ईरान की जंग ने पाकिस्तान को गृह युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि अब पाकिस्तान इस असंतोष को कम करने की कोशिशें लगातार कर रहा है। कैसे, बताएंगे आगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक बात सुनना चाहिए। पाकिस्तान के शिया नेताओं को जो चेतावनी दी गई है वो क्या थी, सुनिए। अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। आप हमारे इदारों के एतबार को कम करना चाहते हैं, हमने ही देना है, हमने ही इस इदारे के लिए तैयार करना है। हम अपनी गोद में पाल रहे हैं ताकि वतन की हिफाजत कर सके। आपने तो टीनियर खत्म करके चले जाना है, हमने पाकिस्तान को कयामत तक महफूज रखना है। क्योंकि इसलिए आप लोग ओहदे पर होते हैं तो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जो ओहदे वाले, या तो कमाने के लिए या मरने के बाद खबर बनाने के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान से कहीं नहीं जाएंगे। हमारा पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो सुन लिया आपने, ये शिया नेता की धमकी है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं। लेकिन उसके पहले दरअसल ये जो शिया नेता का बयान आया, दरअसल इसके पहले आसिम मुनीर ने कहा था कि इतना ज्यादा ईरान के दर्द को लेकर आप में तकलीफ है तो पाकिस्तान छोड़िए, ईरान चले जाइए। ये शिया नेताओं को एक तरह से बात कही गई थी। अब पाकिस्तान में शिया और सुन्नी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में आसिम मुनीर का जो बयान था वो आग में घी का काम कर चुका है। 19 मार्च को रावलपिंडी में इफ्तार पार्टी थी। इस दौरान आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सीडीएफ, उनकी तरफ से शिया उलेमाओं से बातचीत की गई, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर आपको ईरान से इतना ज्यादा प्यार है तो ईरान चले जाएं। मुनीर ने चेतावनी भी दी कि दूसरे देश की घटना पर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। अब शिया समुदाय ने मुनीर की चेतावनी पर नाराजगी जता दी है। देश में गृह युद्ध के हालात को देखते हुए अब पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में सीजफायर की कोशिशों में जुटा हुआ है या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की थी। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत भी इस्लामाबाद में ही हो। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि वो सऊदी अरब और अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, लिहाजा वो सऊदी अरब और अमेरिका का विरोध तो कर नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब के साथ में उसका रक्षा समझौता भी है, जिसके बाद में एक देश पर हमला होने की दशा में दूसरे देश को जंग में उतरना होगा। उधर मुनीर सेना केवल ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ही नहीं झेल सकती, फिर अफगानिस्तान ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तान की जो शिया आबादी है वो ईरान पर हमलों का विरोध कर रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान में भी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। अब देश के अंदर सुलगती आग को बुझाने के लिए मुनीर और शाहबाज शांतिदूत का चोला ओढ़कर जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आती। आगे क्या होगा ये खुदा जाने, क्योंकि सऊदी अरब हो या अमेरिका हो या ईरान हो, कोई भी उसकी बात सुन ही नहीं रहा, सुनना चाहता ही नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं कर पा रहा। अब बड़े सवाल तो ये, क्या मुनीर की तानाशाह वाली सोच पाकिस्तान के टेंशन की वजह बन गई है? क्या पीएम शहबाज शरीफ खुद को केवल सुन्नी मुसलमानों का नेता ही मानते हैं? क्या मध्यस्थ बनने की कोशिश में पाकिस्तान दुनिया में अपनी अहमियत साबित कर पाएगा या और फजीहत हो जाएगी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूं।
रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के महासचिव AISPLB के मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं आगा अब्बास रिजवी साहब। मेरे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब कनेक्ट हो रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से खास नेता PMLN के खास मेहमान हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, डॉक्टर इरशाद आलम। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी हालात हैं उन परिस्थितियों को तो हम समझ चुके हैं। इरशाद अहमद जी, आप ही से मैं इस बात की शुरुआत करना चाह रही हूँ। मुझे जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आसिम मुनीर कह देते हैं कि भाई इतना ज्यादा ईरान के प्रति अगर आपका दुख दर्द बयां हो रहा है तो आप पाकिस्तान छोड़ो, ईरान चले जाओ। क्या ये उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा दर्द और ये कहा जाए कि उनके जख्मों को कुरेदने वाली बात नहीं हो जाती? एक तरफ खुद को मुस्लिमों के नेता रहनुमा बोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ अब तो शिया नेता का भी बयान सामने आ चुका है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्यों छोड़कर जाएंगे, हर बार हमारा इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूं, देखिए ये मुसलसल मैं को 5-6 आपके चैनल्स पे बात कर चुका हूं। ये जो आप बात करती हैं कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने किसी को कहा, वो शिया उलमा को कहा कि आप मुल्क छोड़ दीजिए, देखें ऐसी गलत बयानी आप लोग करते हैं और ऐसी ही कोशिश उन्होंने की जो कि एक पार्टी है, अभी मैं नाम भी लूंगा, आज तो नाम लेना पसंद करूंगा। एक इंतशार पार्टी है मेरे मुल्क में जिसके एक नुमाइंदे थे जो कि अहले तशरीह के बड़े हैं, वो इस मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में जहां ये बात की गई। बात कुछ और की गई। आप लोग और PTI वाले दोनों एक ही एजेंडे पे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए आप धुरंधर फिल्म बनाते रहे, हमारे मुल्क में खारजा पॉलिसी बनती रही, उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान में सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है ईरान और इजराइल वार के खिलाफ। उस वार को खत्म करने के लिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अहम किरदार अदा कर रहा है। एक बात तो ये है, आप धुरंधर बनाइए, हम खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। धुरंधर से इतना ज्यादा खौफ क्यों हो गया? धुरंधर के बाद में आपके लियारी में तो चुन चुन कर जो भिखारी हैं उनको भी देखा जा रहा है, उनको भी एक तरह से ढूंढा जा रहा है। इतना फिल्म एक खौफ से है और एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई, वहां पर आपके यहाँ गृह युद्ध की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। इरशाद जी का नहीं है, आपने पूरा सवाल किया, 1 घंटे का इंट्रो किया, मुझे 1 मिनट तो पूरा दीजिए ना। मैं ही कह रहा हूं कि आप धुरंधर बनाइए, हम खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम शेर बन के सामने आएंगे, अब गीदड़ बन के भागेंगे। एक बात तो ये हो गई, आपका और PTI का एजेंडा एक ही है कि वो कभी छुपते हैं इमरान खान की आंखों के इलाज के पीछे, कभी छुपते हैं अफगानिस्तान के पीछे, कभी छुपते हैं फिरका वाराना फसाद कराने के पीछे, शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई कि चलो ईरान की जंग के पीछे छुपते हैं और ये वाला प्रोपेगेंडा करते हैं और अहले तशरीह को और सुन्नियों की और सबकी तमाम लोगों की पाकिस्तान में जंगो जदल करवा दें। उसमें भी कामयाब नहीं हुए। अब हिंदुस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, आप हार चुके हैं। देखें इंडिया हार चुका हर महाज पे। मैं नहीं कहूंगा सिंदूर में आ रहे हैं, आप हर महाज पे आ रहे हैं। आप देखिए क्रिकेट पे आप सिर्फ वर्ल्ड कप लेके चले गए, वो ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमेसी थी उस पे आ रहे हैं। था कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, युद्ध के मैदान में? अरे कुछ तो जरा सोच कर बोलिए, कुछ तो जरा सोच कर बोलिए। आलोक सहाय जी, कौन से मंच की जीत की बात यहाँ पर की जा रही है? मैं इरशाद जी से बात कर रही, फिल्म धुरंधर का इतना ज्यादा खौफ है कि वहां पर अब जगह जगह लियारी हो, कराची हो, यहाँ पर खौफ ज्यादा है, असलियत क्योंकि सामने आ गई पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, मैं आपसे वही जानना चाह रही थी, अब तो उन्होंने सीधे उस बयान को भी डिनाइल मोड पर लेकर आ गए कि ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो शिया जो नेता हैं उनका बाइट भी, उनका बयान भी हम सुना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारा है ना, उसमें शिया भी है और सुन्नी भी है और बड़ी फौज का एक हिस्सा शिया मुस्लिमों का है, तो उनको क्यों इस तरह से नाराज करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर? देखिए 3 से 4 करोड़ शिया हैं। नैना जी थैंक यू। 3 से 4 करोड़ वहाँ शिया हैं और मैं इनसे जनाब से पूछना चाहूंगा कि कोई एक जगह बता दे जहां पर कोई दूसरी कौम ना हो और वहां पर शिया सुन्नी आपस में लड़ते ना हो, तो कोई ऐसी जगह बता देंगे। तो ये बेकार की बातें, एक दूसरे पर तोहमत लगाने से। ये बात बिल्कुल सच है इरशाद साहब। मार्च 2026 में अभी रावलपिंडी के एक इफ्तार पार्टी पे मुनीर साहब ने ये धमकी दी थी शियाओं को, क्योंकि जब वहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे खुमैनी साहब के डेथ के बाद, तो उन्होंने कहा था, और उसके बजाते पुख्ता सबूत है, आप चाहे इसके जैसे भी इनकार करना है कर सकते हैं, वो तो आप हमेशा करते रहेंगे। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि देखिए आपको अपने तासीर में शांति पहले लानी पड़ेगी। नहीं तो होता ये है कि जो देश जो अपनी तासीर में शांति नहीं रखता है ना,
वो मारता जरूर है, उत्पात जरूर मचाता है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। आप विश्व में कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख, जैसे हिंदुस्तान का हो रहा है, जिस हाल पे आप लोग पहुंचे हुए हैं, हाँ, इंडिया कहाँ पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ, देखें पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और इंडिया वाले धुरंधर फिल्म बनाते फिर रहे हैं। आप अपनी मशहूरी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि खारजा पॉलिसी कहाँ पहुंच गई, आपकी वजीर आजम कहाँ छुप गए आपके जाकर के, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ फौजियों की तरफ जा रहा है। इन चीजों पे गौर कीजिए, इस अनारकी से निकलिए, इस दहशतगर्दी से निकलिए। सुन लीजिए, बोलने से नहीं होगा, आप डाटा दीजिए ना, डाटा। आपके यहाँ आटा, चीनी, चावल का क्या रेट है? आपके चिल्लाने से होगा कि इंडिया गर्क में है और आप बड़े बहुत अच्छे हैं। आपका इन्फ्लेशन क्या रेट है? क्या बात कर रहे हो इरशाद साहब? आप पढ़े लिखे आदमी, मूर्ख का बात नहीं किया करो। मुझे बोलने दीजिए ना एक मिनट। आप डाटा लेके बात कीजिए ना। आप क्या इन्फ्लेशन क्या रेट है बताइए? आप इस तरफ से हटिए। मैं कह रहा हूँ बहुत गुर्बत की तरफ है। देखिए बात ये नहीं है, आप ये मत कहिए। नहीं इरशाद भाई, आप जवाब देने जा रहा हूँ, सुनिए ना, सुन तो ले, हौसला तो रखें। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि मेरे मुल्क की क्या हालात है। देख सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मुल्क बहुत गरीब है, समझ लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन इस वक्त इज्जत किसकी है? आपकी जेब में अगर पैसे, उल्टा क्यों बोल रहे थे? अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए जूते सर पे मार रही है पूरी दुनिया आपकी लख लाने तो उन पैसों पे। जो इज्जत एहतराम होता है, जो मेरे मुल्क का एहतराम है, जो मेरे मुल्क की इज्जत है, जो मेरे वजीर आजम की इज्जत है, मेरे फील्ड मार्शल की हाफिज आसिम मुनीर साहब की इज्जत है, वो आप बताइए आपके कौन से जनरल की, कौन से वजीर आजम की, कौन से प्रेसिडेंट की? आप तो अपने वजीर आजम का खुद नाम भूल गए होंगे। मेरे वजीर आजम का नाम लेते हैं आप लोग, मेरे आर्मी चीफ का नाम, मैं बता दूं, अब मैं बोलूं, मेरे को भी बोलने दीजिए इरशाद साहब। आपके यहाँ जो इज्जत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे विश्व से और सऊदी अरबिया से, मक्का मदीना से भिखारियों को निकाला गया। तो ये कह के ये डाटा आया कि पूरे दुनिया में जो बेघर भिखारी और 90% पाकिस्तानी हैं, और कहते उनको गर्दन में हाथ लगा के निकाला गया। आपका एम्बेसडर अमेरिका में वीजा और पासपोर्ट के बावजूद उसको रोक करके डिपोर्ट कर दिया गया। क्या बात कर रहे हो आप? इज्जत की बात कर रहे हो? आपके प्राइम मिनिस्टर कैसे खड़े रहते हैं दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट के साथ में, वो आपको नजर नहीं आता है? कैसे खड़े रहते हैं वो? पूरी दुनिया आती है आपको, लेकिन बड़ी शान शौकत नजर आती है उसमें। आपने मेरे ग्रीन पासपोर्ट की, अजीम पासपोर्ट की बात की। खुदा की कसम, आप और मैं दोनों चलते हैं, ब्रिटेन चलते हैं या यूएसए चलते हैं। आप देखिएगा ग्रीन पासपोर्ट की कितनी इज्जत है और आपके पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। आज की बात कीजिए, पहले की बात सुनिए ना। सुनिए इरशाद जी, मुझे नहीं पता बाकी कौन से इंडेक्स की बात करें, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान जरूर अव्वल दर्जे पर होगा, पहले स्थान पर होगा हैप्पीनेस इंडेक्स में। वो क्यों? क्योंकि वो इतने पॉजिटिव हैं कि वहां पर अगर आपको खतरा बता दिया तो आप खुश हो जाएंगे कि अरे मेरा नाम ले लिया, पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो ये बड़ी गदगद वाली बात है। अब आखिर वहां पे परिस्थितियां भले कुछ भी हो, भले वहां पर गर्त में जाए, लेकिन आप गदगद है कि नहीं भाई, हमारे जो आसिम मुनीर हैं, हमारे शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कम से कम कुछ तो अच्छा ही किया होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अगर हमें फ्री की बिरयानी खाने के लिए बुलाया गया। अरे आप इसमें गदगद हो जाते हैं कि जहां पे तमाम दुनिया की बड़ी ताकतें मौजूद हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ स्टैंड अप, सिट डाउन, आप उसमें खुश हो जाते हैं कि अरे वाह वाह। देखिए, आप ये नहीं सोच रहे कि अरे भाई हंसी का पात्र बन चुके हैं। अच्छा ये भी सब छोड़िए, बस एक बात का जवाब दे दीजिए इरशाद जी। अभी चर्चा को शुरू हुए मुश्किल से 10 से 12 मिनट हुए हैं, आपने इस बीच कम से कम 6 से 7 बार धुरंधर फिल्म का जिक्र किया। आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, ये बता दो। मैंने खुदा की कसम दोनों पार्ट देखे। देख लिया ना, बस मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। मतलब आपने भी आईना देख लिया ना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। आगा अब्बास रिजवी जी का मैं रुख करना चाह रही हूँ। अब्बास रिजवी जी खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर बार बार एक बड़े गलत मुगालते एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं, या ये कहा जाए, मैं अभी उसको भी छोड़ दूं, शिया और सुन्नी मुसलमानों को लेकर या मुसलमानों के अपने आप को बड़े रहनुमा ये बताते हैं और कहते हैं कि भाई हम हैं, जो भी बात है डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने की बात है, इस्लामाबाद में बातचीत के लिए प्रस्ताव की बात की गई। लेकिन अब यहाँ पर शिया मुस्लिम भी बड़े नाराज है, क्योंकि जियाउल हक भी शियाओं को काफिर बता चुके हैं। अब उसी राह पर हैं आसिम मुनीर, और अब ये कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल करके रहेंगे। ये किस तरह से नाराजगी दूर की जा रही है या आग में घी का काम किया जा रहा है? आगा अब्बास रिजवी साहब, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें सर।
रिजवी जी। रिजवी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। अच्छा, मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मौलाना असलम रिजवी जी का रुख करते हुए उनसे पूछना चाह रही हूँ। मौलाना असलम रिजवी जी, आप बता दीजिए, खासतौर से ईरान मामलों के जानकार के तौर पर आप अगर यहाँ पर तस्वीर को और भी ज्यादा क्लियर कर पाएं, पाकिस्तान में शियाओं की क्या भूमिका है? आसिम मुनीर का ये कह देना कि भाई इतनी ज्यादा प्रेम है या आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद में इतनी ज्यादा तकलीफ है तो आप पाकिस्तान छोड़िए और ईरान चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया नैना मैडम आपका, और आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। अभी जो आपने सवाल हमारे इरशाद साहब से किया, तो मैं, अगर आपने देखा होगा तो मैं सर्च कर रहा था कि ईरानी मीडिया क्या कह रही है आसिम मुनीर के बारे में। तो मैंने ये देखा कि ईरान में भी काफ़ी गम गुस्सा है इस बात पे कि जो आसिम मुनीर ने वहाँ के पाकिस्तान के शिया उलमा से ये कहा कि अगर आपको इतनी मोहब्बत ईरान से है तो आप ईरान चले जाइए। मैं देख रहा था कि वहाँ के उलमा ने जो जवाब दिया है, उनमें एक जवाब मुझे बड़ा पसंद आया, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अमेरिका से मोहब्बत है आसिम मुनीर साहब, तो आप अमेरिका चले जाइए। ये जो अंदाज है, इसे हिंदुस्तान में भी जो हिंदुस्तान के शिया हैं उन्होंने भी पसंद नहीं किया, और मैं खुद ज़ाती तौर पे आसिम मुनीर साहब के इस बयान से नाराज़ हुआ। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि एक इतनी बड़ी पद पे बैठा हुआ, इतने बड़े पद पे बैठा हुआ और ऐसे मनसब पर फायज शख्स वो इतनी छोटी बात कर रहा है। हमारे इरशाद भाई ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, तो मैं अभी देख रहा था इरशाद भाई, उलमा का जो रिएक्शन था, जो रद्द अमल, आप ये देखिए किन के लिए कही, आप ये देखिए अलामा साहब कि किन के लिए कही, किन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पे और इंडिया एम्बेसी को जलाने की कोशिश की, उनके लिए कही। क्या आप गए थे जलाने या आपके उलमा गए थे? देखें बात ये है अपना अलामा साहब, आप ये देखिए, आप देखिए कि ईरान से वफद आया हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से दोस्ती की अलामत है कि ईरान से एक वफद पाकिस्तान तशरीफ ले आया है। आपको ये मालूम है अलामा साहब कि आज ईरान से एक वफद आया है जो मोहब्बत बांटने आया है, जो मोहब्बत बनाने आया है। इरशाद आलम जी, फिर तो बात ये हो गई कि जिसने ईरान पर हमले किए, आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा, भले ही उसमें अमेरिका की ताकत ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात है कि भले ही अपने प्रिय नेता को मारा, लेकिन आप अमेरिका के खिलाफ एक आवाज ना उठा सकते हैं, ना सुन सकते हैं। देखें, हम हर उसके खिलाफ जो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानों के खिलाफ है, जो जंगो जदल की पॉलिसी बनाता है, हम सबके खिलाफ है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं असल मुद्दा किसके पास है? अमेरिका के खिलाफ नहीं होंगे, सऊदी अरब के खिलाफ नहीं होंगे। देखिए नैना, असल दुश्मन है कौन इंसानियत का? हिंदुस्तान और इजराइल। इजराइल का तो नाम नो निशान हमारे पासपोर्ट पे भी नहीं है, हमारे मुल्क में एम्बेसी भी नहीं है। हम इंतहाई शदीद नफरत करते हैं उससे। आपसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपसे जुदा हुए हैं। हम आपसे भी कोशिश ये करते हैं कि आपको किसी तरीके से बताएं कि आप अपनी सोच बदलिए, खुदा की कसम सोच बदले, वरना तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तबाही की तरफ तो आपका मुल्क जा रहा है। कभी पहलगाम में हमला, कभी दिल्ली में हमला, कभी ये कहा जाए कि अलग जगहों पर हमले, ये हमले के तरीके, आपके तौर तरीके देखें। असलम रिजवी जी की बात पूरी होना करने दीजिए पहले। जी रिजवी साहब, ये कहा कि उन्होंने उन लोगों के लिए कहा कि जो अमेरिकन एम्बेसी के पास आकर जो है वो एहतजाज कर रहे थे। क्या एहतजाज करना, आवाज़ बुलंद करना, अपने महबूब रहबर के हक में नारा लगाना, अगर अमेरिका को पसंद नहीं आएगा तो क्या आसिम मुनीर साहब उसके बदले में तमाम शियों को बुरा भला कहेंगे? यकीनन हर शिया को ये हक है कि वो अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि उसने हमारे महबूब और प्यारे रहबर को शहीद किया है। पाकिस्तान का ये अमल भी हमारे लिए काबिल मजम्मत है जो वहां पर गोली चलाई गई। मुझे नहीं मालूम कि गोली पाकिस्तान की पुलिस ने चलाया या एम्बेसी के अंदर से वहां के अमरीकियों ने चलाया। दोनों सूरत में इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इरशाद भाई प्लीज, आप
इस तरह से साथ पाकिस्तान का न दीजिए। जो गलतियां हैं उसे आप गलती कहिए। आप इसराइल के खिलाफ भी बोलिए और अमेरिका के खिलाफ भी बोलिए, और यहाँ तक कि सऊदी अरब जो अमेरिका का आंख बंद लेकिन करके असलम हामी रिजवी है, जी, यही तो बड़ी उसके विडंबना खिलाफ भी है। आपको यही तो बोलना सवाल पड़ेगा। जिसने पूछा तो उनको उन पर गोलियां चलवा दी गई। और अहमद मस्तिकान जी, ये तो शायद बड़ा पुराना शिगुफा है। वही बात है कि एक वक्त था जब जिया उल हक ने भी ऐसे ही शियाओं को काफिर कह दिया था, और एक बड़ी अदावत या बड़ी नाराजगी तो खासतौर से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे अलग अलग प्रांतों में नजर आई। अब जब अगर सवाल उठाए गए तो उन्हें काफिर बताकर एक बार फिर से जाने की बात कह दी है, और उसी राग को आगे बढ़ाया है आसिम मुनीर ने। और इरशाद जी कह रहे हैं तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जी देखें, ये जो इनका ऑफिशियली जो इनका स्टेट आईएसआई और फौज ने हमेशा ही लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया है। आपको इल्म है, अफगानों को इल्म है, हमें इल्म है। अक्टूबर के महीने में शफीक मैंगल को देखा गया था, वो जो राना मोहम्मद अशफाक हैं लश्कर तैयबा के, उनको वो पिस्टल गिफ्ट कर रहे थे। शफीक मैंगल ने बलूचिस्तान में हज़ारों शियाओं का कत्ल किया है, और इमाम खामिनाई के शहादत के चौथे दिन ये जो धुरंधर फिल्म का जिक्र हो रहा है ना जी, उनका जो आकिब अली जरवारी साहब हैं, आकिब अली जरवारी साहब ने उनको मार्च के 4 तारीख को अपने पीपल्स पार्टी में दाखिल किया और उनको नेशनल असेंबली का टिकट दिया। किसके कहने पे दिया? फैसल नसीर जो हैं आईएसआई के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको डर्टी हैरी कहते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों को भी वो तशद्दुद करते हैं, इंतहाई घटिया किस्म के तशद्दुद करते हैं लोगों के ऊपर, वो इस वजह से फैसल नसीर का नाम डर्टी हैरी है। मुझे तो देखें, मुझे थोड़ी सी ताज्जुब होती है कि इनके मुल्क का जो असल प्राइम मिनिस्टर है, जिसने कि अमेरिका को थोड़ा सा आंख दिखाया था, तो इनके फौजियों ने उसकी एक आंख निकाल दी। वो जो शख्स जो है जिनके लिए ये कह रहे हैं कि वो इंडिया से मिला हुआ है पीटीआई के लिए, बहुत अफसोस होता है। ऐसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, इमरान खान जो है, हम उनके कोई आइडियोलॉजी से मुत्तफिक नहीं है, वो भी हमारे लिए पंजाबी है जैसे ये भाई बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि उसकी एक इज्जत है दुनिया में, उसको लोग पसंद करते हैं। उसके साथ जो ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं। हम इनको क्या समझाएं? फिर ये कह रहे हैं कि हम इनका मुल्क तोड़ रहे हैं, ये तो खुद अपना मुल्क तोड़ रहे हैं। और ये जो आसिम मुनीर जो है, ये तो वाकई में इमरान खान सही कहता है, ये चरिया जनरल है। देखें, इसके 4 दिन रह गए थे, खत्म हो रहा था इसका टेन्योर, कि इसको दोबारा जो है शहबाज शरीफ ने ले आया। उन्होंने इस वजह से लिया है कि ऐसे बंदे को लाएंगे कि इमरान खान को दूर रखे इक़्तिदार से। ये इतने छोटे इनकी दिमाग है जो अपने इक़्तिदार के लिए अपने मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। इमरान खान ने तो सही किया था कि अमेरिका के कहने से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश की थी। तो जो इनके जनरल जो अमेरिका के चेले हैं, उसने उस इमरान खान का क्या हाल कर दिया है, बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इस जनरल को आप देख लें, अपने ही शिया आबादी को कहे कि भाई आप वहां चले जाए। अब ये जो इरशाद भाई हैं यहाँ बैठे हुए, इन्होंने 2 बात यहाँ कही। पहले तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर बाद में इन्होंने कबूल किया और फिर कहा कि नहीं, ये उनके लिए नहीं कहा गया था, उन लोगों के लिए क्या कहा गया था। अमेरिकन मरीन्स ने फायर करके 11 शिया नौजवानों को कराची में कत्ल किया है। अरागजी साहब ने सही कहा, उन्होंने कहा कि हम ये जो 11 शिया कराची में शहीद हुए, हम उसका भी बदला लेंगे। देखें, इनको अपने हमसायों से अच्छी तरह ताल्लुकात रखने चाहिए। इनका सबसे बड़ा खामी ये है कि इन्होंने इंडिया से खामखा में अपनी दुश्मनी मोल ली हुई है। अभी भी ये इंडिया 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 कर रहे हैं। भैया, इंडिया के लोग शरीफ लोग हैं, सीधे लोग हैं, इस वजह से आप बदमाशी किए जा रहे हैं। हम तो इंडिया से कह रहे हैं हमें अपने मिसाइल दे दें, हम आपके ऊपर हर रोज लाहौर और रावलपिंडी में मिसाइल मारेंगे, तब आपको समझ आएगा। मैं सही कह रहा हूँ।
आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे। इरशाद आप जी, लोग पता नहीं कौन सी इरशाद जी दुनिया पे देखिए, रह पहले रहे हैं। आप अपने हमसायों को खुश करने के चक्कर में, जिन्हें आप हमसाए कहते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में अपनों को भी नुकसान या उनको भी ये कहा जाए खफा कर बैठे हैं। बलूचिस्तान वाले तो और नाराज हो गए और शिया जो मुसलमान है वो भी नाराज हो गए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मस्ती भाई मेरे फरमा ये रहे थे कि जी एम्बेसी के बाहर से लोगों पे हमला के, देखिए जिन लोग जो शरपसंद अनासिर एम्बेसी के अंदर घुस गए थे, वो उन्होंने जो उनके मामूर थे अमेरिकन शार्प शूटर जो वहां मौजूद थे, ये वाली बात कई बार हो गई शाह जी, ये वाली बात कई बार हो गई। बात ये है कि इतना लंबा वक्त हो गया, लगभग 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस घटना को लेकर। आपकी जुबान से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि पाकिस्तान में उस प्रदर्शन में जो लोग मारे गए उनके साथ में गलत हुआ, वो पाकिस्तानी थे। आप उन्हें भी काफिर कह देंगे, आप उन्हें भी काफिर कह देंगे जो अपने नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए अगर प्रेम जताने के लिए या उनकी मौत पर गम मनाने के लिए, विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो आप उन्हें भी काफिर कह देंगे। देखिए नैना, मैं ये कहूँ कि क्या आपका क्या ख्याल है खामनेई जी की हमें अफसोस नहीं है? हमारा दिल और हमारी आंखें खून के आंसू नहीं रोते हैं हम लोग नहीं सोते हैं रातों को भी। हमारी ख्वाहिश ये है, हम तो पूरी दुनिया, ईरानी तो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हम तो हर दुश्मन के लिए भी, जो काफर हैं उनके लिए भी बात करते हैं कि खुदा खैर करे, पूरी दुनिया जंगो जदल से बच जाए। हम तो आज भी कोशिश क्यों कर रहे हैं, मेरी हुकूमत, मेरे वजीर आजम, मेरे आर्मी अरे डैमेज क्यों कंट्रोल ये की कोशिश कर रहे हैं कि ये अमन हो जाए? दुनिया जानती है डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। मैं अब आगा अब्बास रिजवी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले चूंकि इरशाद जी आपने एक बात कही थी कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर या समानांतर या अभी जो बड़ी परिस्थितियां हैं, भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब संसद में आकर बोलता है ना इस पूरे ईरान की परिस्थितियों को लेकर, आपकी तरफ से आके पाबंदियां लगाई जाती हैं कि अब ये कहा जाए कि तेल पर पाबंदी है, राशन पर पाबंदी है, ये कहा जाए कि जिस रूप में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है आके, मैं चाहूंगी इरशाद जी को भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि जनता को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दुनिया में अलग अलग देशों से बात की जा रही है, बाकायदा जो तमाम पाबंदियों की बात कही जा रही थी, वो ऐसी तमाम पाबंदियों पर जो झूठे फेक नैरेटिव पेश किए गए थे ना, उसकी पिक्चर क्लियर कर दी उन्होंने। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और तेल की आपूर्ति के लिए कई रास्ते खुलवाए हैं। तो ये अंतर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में। जरा इसको क्लियर कट ले लीजिए, सिर्फ आप ऐसी फिल्में देखने से कुछ नहीं होता, हकीकत भी सामने आ जाती है। आगा अब्बास रिजवी जी, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, पाकिस्तान हमेशा ह्यूमन राइट कमीशन का जिक्र करता है, या ये कहा जाए कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जम्मू कश्मीर का फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश करता है, अपने ही देश के कई मुसलमानों को वो काफिर कह देते हैं, वो लोग जो बड़ी स्तर पर एक बड़ी संख्या है शियाओं की। तो ये किस तरह का स्टैंड है रिजवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है कि बेसिकली बात इस तरीके से हम शुरू करें कि थोड़ा सा अभी पास्ट में जाना है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अगर हम डिफरेंट ह्यूमन जो कमीशंस जो हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन आज तक जो हमारी कम्युनिटी है नियर अबाउट 55,000 जो लोग हैं उनको कत्ल किया गया है पाकिस्तान में। अगर देखा जाए कि जब भी मुहर्रम आता है तो मुहर्रम में जो हमारे कम्युनिटी के लोग जुलूस में शिरकत करते हैं और ये पूरी दुनिया गवाह है कि किस तरीके से उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। एक तो बात ये होगी, और जिस तरीके से अगर हम तारीख को देखें, ये हिस्ट्री है कि 1988 में आप देख लें कि उसी गिलगित में, जिस गिलगित में चंद दिनों पहले ये जो आज ईरान और अमेरिका वार चल रही है, और उस वार में कि तकरीबन 8-10 आदमी गिलगित में मारे गए हैं, इसी तरीके से सिकारदू में मारे गए हैं और कराची इस्लामाबाद में भी मारे गए हैं। मैं इन तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, मुझे बताएं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क और जहां हिंदुस्तान में कोने कोने में वो मुख्तलिफ जुलूस निकले हैं और किस जुलूस में कहीं क्या पत्थरबाजी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जहां जहां भी ईरान के हक में जुलूस निकले हैं और वहां पुलिस के इंतजामात और या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो
यहाँ रही है, हमेशा साथ साथ रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो जनरल आसिफ मुनीर ने 19 मार्च को, कि जब हमारे जो वहाँ जिशोर और जिज्जत उलमा है उनको बुलाया था इफ्तारी के दावत पे, लेकिन वहाँ वो दावत ऐसी दावत मैं ये बताऊं कि जिसमें हमारे उलमाओं को तस्लील किया गया है और वहाँ उनको ये कहा गया है कि भाई जिसको ईरान के साथ प्यार है तो वो ईरान चला जाए। लेकिन मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान बेसिकली आज, अगरचे अभी ये हमारे जो बरादर दोस्त हमारे ये कह रहे थे कि आज पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक नेगोशिएशन हो, लेकिन दरअसल अगर मैं ये देखूं कि तारीख गवाह है और हर वक्त गवाह रहेगी कि ईरान के बारे में जो एक नेगेटिव एक पहलू पाया जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान का रोल रहा है। और जब भी आप ये देखें कि अमेरिका में, मैं जवाब दे दूं, मेरा बहुत लंबा हो गया। जब आपने बात की तो मैंने बात तो नहीं की है ना, मुझे बात करने तो फिर तो कुछ कहना है बाद में कहें आप, बात करने। और मैं आपको बताऊं कि जब भी पाकिस्तान को मौका मिला है उन्होंने ईरान के पीछे खंजर घोंपा है। और मुझे ये बताएं कि अगर किस मुल्क में, दुनिया के किस कोने में किसी दीवार पे ये लिखा हो काफिर काफिर शिया काफिर, अगर आप पाकिस्तान में जाएं वहां हर दीवार पे लिखा है काफिर काफिर शिया काफिर। जिस तरीके से वहां के एक आलिम दीन ये कह रहे हैं कि यहाँ के फौज में तकरीबन हमारे 3 से 3.5 लाख फौज हैं और उसके बावजूद जब भी पाकिस्तान को अपने मुल्क बचाने की जरूरत पड़ती तो तब उनके खून का नजराना पेश किया जाता है। और जब नस्ल कशी होती है, जब जो वहां के मिनियार्टीज में जो शिया लोग हैं, जब कत्ल आम किया जाता है तो तब वहां शियों का कत्ले आम होता है। और मुझे ये बताया कि जबरदस्त झूठ बोल रहे हैं आप, काफी ज्यादा झूठ आपने बोल लिया। मेरा ख्याल बस कीजिए अब, मतलब इससे ज्यादा झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरी कोई नस फट जाएगी दिमाग की। जितना आप झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप हिंदुस्तान के चैनल पर बैठ करके, मुझे बताइए कि कौन से जुलूस में और कौन सी जगह पे खून रेजी अहले तशरीफ भाइयों की होती है और कब हुई है। फिरका वाराना फसादात जहां भी होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? हुकूमत पाकिस्तान करती है, हुकूमत के लोग करते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे करते हैं। देखिए कहाँ लड़ाई नहीं होती फिरका वाराना। जो बात आप हिंदुस्तान की कर रहे थे, क्या हिंदुस्तान में मसालिक को इतनी आजादी हासिल है जितनी पाकिस्तान में? शाह जी सुनिए, शाह जी मसले को घुमाइए नहीं, इस मसले को घुमाइए नहीं। आगा बस रिजवी जी ने आपको एक्सपोज कर दिया। आप हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल उठाए जाते रहे ना। उन्होंने बताया कश्मीर में भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे रिजवी साहब, बड़े प्रदर्शन हुए थे इरशाद जी, और वैसे ही प्रदर्शन जो पाकिस्तान में भी हुए ईरान के हमलों को लेकर। और जैसा रिजवी जी ने कहा कि कितना बड़ा अंतर नजर आ जाता है। आप बात को कहां से कहां घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? नैना आप घुमाते हैं बात को। देखें वो गलत बोल रहे थे, ऑल फॉल बोल रहे थे, अब बिल्कुल खामोश, ऐसे सन्नाटा आपके स्टूडियो में। अरे ऐसा क्या गलत बोला? उन्होंने आईना दिखाया ना कि बड़े प्रदर्शन तो जम्मू कश्मीर में भी हुए, हिंदुस्तान में भी हुए। क्या गोलियां चलाई गई अमेरिका की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से? जब मुझसे इतना झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ, जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग फट जाएगा झूठ सुन के, पाकिस्तान के खिलाफ, अहले तशरीह के खिलाफ, सुन्नियों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मैं तब दरमियान में बोला हूं। अदरवाइज मैं बोलना नहीं चाहता था। अगर वो सही बोलते रहते, एक ट्रैक पे रहते, हिंदुस्तान की ट्रेन में ना बैठते, एक इस्लामिक ट्रेन पे चलते या एक दुनियावी ट्रेन पे चलते, एक मसालिक की बात ना करते, तो मैं खामोश रहता। देखिए बात यह है कि इनसे सिर्फ मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ मासूम अनासा, कि मुझे बताइए कहाँ कत्लो गारत हो रही है अहले तशरीह की पाकिस्तान में? कौन से जुलूस पे हमला किया किसी ने? हाँ, जो मसालिक की जंग है, जब ये जिस तरह नारा लगा रहे थे, इस तरह तो मेरी फौज को भी गाली देते हैं, मुझे भी गाली देते हैं लोग। ये लोग हैं जो शर्तपसंद लोग होते हैं, उनको मजा भी मेरे इदारे ही चकाते हैं, मेरे इदारे उन्हें पकड़ के जेलों में बंद करते हैं, मेरे इदारे उनको सजाएं देते हैं। ये पाकिस्तान की आप जनता को ये सब बोल के बरगला सकते हैं, लेकिन हकीकत तो आप समझिए ना, एक बड़ा तबका है या नहीं है, खासतौर से पाकिस्तान की सेना में शिया मुसलमानों का, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? और जिस रूप में आपने कहा, अहमद जी बार बार इस बात का जिक्र लगातार इरशाद जी कर रहे हैं, जिस रूप में कभी वहां पर ये शांति की बात होती है, इस रूप में कभी कोई प्रदर्शन नहीं होते, बड़े हमले नहीं होते। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खासतौर से प्रभावित रहा इन सारी चीजों को लेकर, और पुराने वक्त से हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है शिया मुसलमानों को लेकर भी।
देखें, आज से बहुत साल पहले जब मैं क्वेटा गया था तो क्वेटा के जो दीवारों पर इन्होंने लिखा हुआ था आईएसआई वालों ने, देखें ये आईएसआई के अपने बच्चे हैं, ये जितने भी गंदे अंडे हैं ये सब के सब आईएसआई के बच्चे हैं। इन्होंने खुद, वो बाहर गए ना फौरन, वो इन्होंने खुद ये सारे क्रिएट किया, क्योंकि जब 1971 में उनको शिकस्त हुई थी तो उस वक्त से इन्होंने ये प्लानिंग बनाया था कि हमें इस किस्म के आउटफिट्स और इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लाना है कि जिससे कि हम पाकिस्तान के फौज को काम करना ना पड़े, लेकिन जो भी रियासत के से थोड़ा सा भी अलग हैं उनको हम कुचल दे सके। तो क्वेटा के रोडों पे ये लिखा हुआ था कि शिया दुनिया के बेहतरीन काफिर हैं, शियाओं को काफिर। बलूचिस्तान में शियाओं के ऊपर जो हमले ये शफीक मेंगल ने, जो अभी आकिब अली जरवारी साहब के साथ उनके पार्टी में शामिल हुए हैं, इस शफीक मेंगल ने हजारों शियाओं का कत्ल किया है। ये क्यों, इकबाल भाई आप क्यों ये चीज को नहीं मान रहे हैं? शफीक मेंगल ने क्या नहीं किया है कत्ल शियाओं का? हजारों का किया है। आप क्यों इस बात को जुटलाएंगे? वो फैसल नसीर के दस्ते रास्त हैं या नहीं है? देखिए ये आपके अपने मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। आप वहां पर शिया 4 करोड़ हैं। आप अगर इन 4 करोड़, अब आपने जो है बलोचों को नाराज किया हुआ है, आपने पश्तूनों को नाराज किया हुआ है, अब आप जाके शियाओं से भी लड़ेंगे। आप कहाँ लड़ेंगे? आप मुझे एक बात बताएं, इस जनरल को मेरी थोड़ी सी गुजारिश सुन ले कि जनरल को जेब देता है कि ये आके कहे कि बलोच 10 नस्ल तक भी हमारे साथ नहीं लड़ सकते हैं, हमारा एक एक नौजवान इसके ऊपर नाराज है। किस किस्म का जनरल आप लोग ले आए? जी जवाब ले लेती हूं मैं। आप जवाब सुनिए। बात यह है कि आपने बात की कि जी क्वेटा में आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा। मैंने भी अर्ज की, जब ये मसालिक की जंग हुई, उन जो फितनावर लोग थे, जो भी थे, अहले तशी की तरफ से, अहले सुन्नी की तरफ से, जिस जमात की तरफ से भी लोग लड़ रहे थे, उनको मेरे इदारों ने क्या कैदो बंद की सहूलतें नहीं दी? क्या उनको सबक नहीं सिखाया? मेरे इदारों ने सिखाया। अगर उनको लड़ने दिया जाता, शिया सुन्नी फसाद होने दिया जाता, क्या ख्याल है कि कितने लोग शहीद हो जाते, कितने लोग तबाह हो जाते, कितने खानदान मुर्दार हो जाते? देखें, ऐसी बातें मत कीजिए। दुनिया में हर जगह इस तरह के फितना फसाद के लोग होते हैं जिनको, लेकिन इरशाद आलम जी दुनिया में हर जगह हो सकता है, लेकिन फिर आप या तो ये अपने आप को एक आ जाए मुस्लिमों का रहनुमा मानने से इनकार कर दीजिए सीधे सीधे। आप दुनिया में जब भी बात होती है तो आप ये सारी बातें कहने लग जाते हैं, लेकिन या तो आप उसको सिरे से नकार दीजिए। आलोक साहिब जी आपकी इस बात पे आलोक साहिब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नाना जी, देखिए मैं इनके साथ डाटा से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना डाटा के हर चीज झुठला देंगे। डाटा इन्होंने बताया कि पाकिस्तान बहुत कंगाल है, लेकिन बहुत ही इनकी प्रेस्टीज है और इनकी इज्जत है। इनकी इज्जत का मैं नमूना पेश कर रहा हूँ। 2018 में इनके प्रधानमंत्री, हम 2025 की बात करते हैं, सुन लीजिए ना, अभी मेरे को कहने दीजिए, मेरे को कहने पीछे आप 2018 में 18 विश्व में ऐसा, मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ जो विश्व में आपको नहीं मिलेगा कहीं। किसी दूसरे देश की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। एक प्रधानमंत्री को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे 2018 में फ्रिस्किंग किया गया। 2025 में अभी अजरबैजान के जो आपके एम्बेसडर हैं उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। क्या इज्जत है साहब? कोई देश के प्रधानमंत्री की फ्रिस्किंग आपने दुनिया में देखी है? आपने दुनिया में किसी एम्बेसडर को जिसके पास पासपोर्ट और वीसा हो उसको वहां से पकड़ के डिपोर्ट करके निकालते हुए देखा है? एयरपोर्ट पे, लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। मैं इज्जत की बात बता रहा हूँ आपको, कितनी इज्जत है आपकी, वो आपको बता रहा हूँ आपको कितनी इज्जत है। पता है कि किसी एम्बेसडर को निकाला गया हो, पासपोर्ट छीन लिया गया हो, उसको जहाज पे बिठाया होगा, खबरदार दोबारा मत आना। कनाडा से हिंदुस्तान के पूरे एम्बेसी के स्टाफ को, एम्बेसडर को धुतकार के निकाला गया। आप बताइए, क्या मेरे किसी एम्बेसडर को निकाला गया किसी से? इरशाद साहब सुनिए, इरशाद साहब, वो तो दुनिया में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आप उसके राजदूत को बाहर कर देते हैं। मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहा हो और एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं है किसी देश के साथ।
ना भविष्य, न कभी पास्ट में हुआ है, न कभी फ्यूचर में, पता नहीं कभी होगा कि नहीं। आलम जी, आप ये वो हुआ बहुत ज्यादा वक्त दूर नहीं है जब आसिम मुनीर जब गए थे, उनको रोककर उनकी पहचान और उनका पास तक पुछवा लिया गया था। किसी बड़ी सो कॉल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के CDF के साथ में अगर इस तरह से बर्ताव होता है, अगर आप उसे इज्जत मानते हैं तो भाई ऐसी इज्जत तो आप ही को मुबारक हो। लेकिन आगा अब्बास रिजवी साहब उस समय शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। आगा अब्बास रिजवी साहब आपकी तमाम बातों को इरशाद अहमद जो हैं उसको दरकिनार कर रहे थे। वो कह रहे थे आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी भी नहीं, आपने जो तथ्य पेश किए, चाहे बात हमलों को लेकर हो, शियाओं को लेकर या अन्य सारी चीजों को लेकर। जवाब लूंगी, लेकिन साहिद साहब कुछ कह रहे हैं, बात पूरी कीजिएगा सर। आलोक साहिद सर। सभी, हाँ जी, इनसे, इरशाद साहब से सभी के सामने ये बात पूछवा ली जाए। हाँ, सिर्फ एक बात, हाँ, पूरी दुनिया अमेरिका को विलन कह रहा है आज के डेट में। पूरी दुनिया, कोई ऐसा कौम नहीं है जो खुल के साथ आ रहा हो। उनके नाटो देश भी पीछे हट गए। आप खुल के स्वीकार कीजिए, आपने कहा कि अमेरिका दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका को बदमाश देश मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बताइए इरशाद जी। इरशाद साहब, कह रहा हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकवाने में वो एक हीरो है। उसने बहुत सारी जंगें रुकवाई। उसने एक देखिए बहुत प्यारा है, आयतुल्लाह अली खामनेई का, आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या कर दी, आप दुश्मन मानते हैं या नहीं, या अभी भी आपके हमसाए प्लीज और गुडी गुडी आपके वो नजर आते हैं? मुझे बोलने तो दें, पूरा लफ्ज बोलने देखें। दूसरी बात, ईरान और इजराइल की जो जंग हुई जिसमें इजराइल ने बेगैरतों वाला सबूत किया, उसमें अमेरिका से गलती हुई। उसी की पादाश में उसने व्हाइट हाउस में ऐसी ऐसी दुआएं कराई, पूरी दुनिया से पादरी इकट्ठे किए कि खुदारा मुझे बचाओ क्योंकि मैं मरूंगा, क्योंकि उसने गलती की। उस गलती को उसने तस्लीम किया। मैं ये समझता हूँ अरे गलती की तो उस समय गलती सुधार लेनी चाहिए थी। फिर अब क्यों आपके उन तमाम शिया मुस्लिम भाइयों के ऊपर बम मिसाइल गिरवा रहे हैं? अभी भी जंग जारी रखने की बात कही गई है। अगर गलती की थी तो सुधारते ना। तो क्या माफ कर दिया है आपने? माफ कर दिया है क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, इजराइल को? देखिए बात यह है, इजराइल को तो कोई नस्ल में तो अमेरिका को माफ कर दिया है क्या आपने उस जंग में उतरने के लिए? मजा चखाएंगे कि दुनिया में याद रखेगा, उसको एक अलामत बनाएंगे, इबरत की अलामत। जहां ये इजराइली मिलेगा वही मारेंगे। अरे इजराइल गया, इजराइल को आप कह रहे हैं जहन्नुम नसीब होगी, उन्हें 72 हूरें नहीं मिलेंगी, मान लेते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को माफ कर दिया है क्या? अमेरिका को माफ कर दिया है क्या? देखें बात यह है कि हम नहीं चाहते कि दुनिया दोज़ख में जाए, वर्ल्ड वार छिड़े। अगर अमेरिका को माफ नहीं करेगी, पूरी दुनिया वाले माफ करेंगे। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? ईरान वाले माफ करेंगे। अच्छा आप गुनहगार मानते हैं अमेरिका को या नहीं मानते? गुनहगार मानते हैं या नहीं? गुनहगार मानते हैं अमेरिका को? मुझे बात तो पूरी करने दें प्लीज। अरे हाँ या ना में तो जवाब दीजिए, वक्त खत्म हो जाएगा। मुझे बाकियों से भी जवाब लेना है। गुनहगार मानते हैं या नहीं मानते अमेरिका को? हाँ मेरा जवाब पूरा सुनेंगी तो मैं माफ करूंगा ना आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कौन होते हैं माफ करने? हम सालसी करेंगे। पूरी दुनिया के लोग जिनके खिलाफ जंग हुई, सऊदिया, कतर, UAE, तमाम लोग, ईरान, सब माफ जवाब में समझ गए। आपकी इस बात पे यहाँ पर मौलाना असलम रिजवी जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अब्बास रिजवी जी का रुख कर रही हूँ। जी मौलाना साहब। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर इस वक्त बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद जो एक माहौल पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, सुन्नी शिया दोनों आपस में मिल के नज़दीक हुए हैं, उससे वहाँ की जो हुकूमत है और ख़ास तौर से जो वहाँ के जनरल हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और इसीलिए उन्होंने वहाँ के शियों की और उलमा की तौहीन की, ताकि आपस में दो ग्रुप बने, दो नजरिया हो और जो मोहब्बत की फिदा कायम हुई है वो खत्म हो जाए। दूसरी बात जो आपने सवाल किया इरशाद भाई से कि पाकिस्तान का क्या नजरिया अमेरिका के बारे में, पाकिस्तान कभी भी उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक आवाज बुलंद कर सके। लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान से बैठकर खुले लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक बदमाश मुल्क है, एक हुंडा है जो दादागिरी कर रहा है और वो काबिले मजम्मत है। क्या इरशाद भाई इसी अल्फाज में मैं जवाब करेंगे अमेरिका की? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें, मुझे नैना ने सवाल किया क्या आप अमेरिका को माफ करेंगे? मैंने ये अर्ज की कि हम कौन होते हैं माफ करने वाले? पूरी दुनिया के लोग जिनके खिलाफ जंगो जदल हुई वो माफ करेंगे।
हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, हम वो किरदार अदा करेंगे जो एक अजीम मुसलमान मुल्क को करना चाहिए। एक अजीम आर्मी, आप मुस्लिमों के रहनुमा बनने की बात करते हैं, लेकिन ये गोलमोल बातें करते हैं, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पर आगा अब्बास रिजवी जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आप बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, बड़ी मुस्लिम आबादी है, क्या माफ करेंगे खासतौर से आगा अब्बास रिजवी जी? जी, आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, बोलिए। बेसिकली बात यह है कि ये जो अभी जो हमारे साहिब या डिबेट में बैठे हुए हैं कि जो भी मैंने बातें की कह रहे हैं झूठ है। अगर ये झूठ है, क्या हजारा में जो खून रेजी हुई है हजारा कौम की, क्या ये झूठ है? क्या पारा चिनार में इतने लोग मारे गए, क्या ये झूठ है? क्या जो कराची में हाल ही में अभी 2 महीने भी नहीं गुजर गए हैं कि वहां 200 आदमी मारे गए हैं और ये जनाब बसंतियां मना रहे थे? ये कौन सी जगह से खबर सुनी है कि 200 आदमी मारे गए हैं? ये कौन सी जगह से? एक फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री का फिरका वाराना ताल्लुक से क्या ताल्लुक है? शिया सुन्नी से क्या ताल्लुक है? मस्जिद में तो हमला हुआ। हम शिया सुन्नी वाली बात नहीं कर रहे जनाब। अगर आपको शिया सुन्नी इतिहाद की मिसाल सीखनी है ना, तो वो हमारे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में आए और यहाँ सीखें। इस तरह की गलत प्रोपेगेंडा करना, ये अगर आपको शिया सुन्नी इतिहाद सीखना है तो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में सीखें। अगर आपको वो ऐसी आगोश बननी है कि जिस आगोश में मुख्तलिफ धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करें और हिंदुस्तान आके सीखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है। आपने क्या सिखाया है कि कोई लश्करी तैयबा बनाने की, आपने क्या सिखाया है उसामा को पनाह देने की, आपने क्या सिखाया है बहुत सारी ऐसी दहशतगर्द तंजीम कि जो लश्करी जंग भी हो, वही सिखाइए ना आपने, ताकि आप इरशाद अहमद आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप जो तमाम आप दलीलें दे रहे हैं, आपको खुद जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको एक्सपोज कर दिया गया है। आप एक्सपोज हो रहे हैं, समझिए। आप जो तमाम तरजीह देते रहते हैं, आप जो तमाम दलीलें और जो फेक नैरेटिव पेश कर रहे होते हैं ना, आपसे अपना घर संभल रहा और आप पूरी दुनिया के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भूल जाइए ख्वाब, भूल जाइए, क्योंकि ना आप पर अमेरिका भरोसा कर रहा है। अमेरिका तो आपको चाय में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने पर आमादा है। उसने आपकी पेशकश को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ईरान भी भरोसा नहीं कर रहा है, वो जानता है कि किस तरह से आपकी फितरत है एक तरह से धोखेबाजी की, इसीलिए भूल जाइए वो ख्वाब। वक्त इतना ही था, माफी चाहती हूँ अहमद मसीह खान जी, मैं आपका रुक नहीं कर पाई। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।